अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। बेहद अफसोसनाक कहानी है आज की, हमारे सिस्टम की, पुलिस की। आगे देखते हैं अदालत की क्या होगी। पिछले 1.5 महीनों से पूरे देश में हर अखबार, न्यूज चैनल पे, हर जगह आप खबर देख रहे थे। पहलवान किस तरीके से जंतर मंतर पर बैठे हुए थे, जिन्होंने ओलंपिक से लेकर बाकी अलग अलग खेलों में, कॉमनवेल्थ में, एशियन गेम्स में, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में हमें मेडल लाकर दिए, देश का गौरव बढ़ाया। ऐसी तमाम पहलवान, जिसमें पुरुष महिलाएं, अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करने ही बैठी हुई। पूरे वर्ल्ड मीडिया में उसको कवरेज मिल रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनकी शिकायत सुनने की बजाय ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्हीं को दोषी करार देना है, उन्हीं को आरोपी बनाना है। जिस जगह वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे वहां पर 144 लगा दिया गया, कहा गया कि आप जंतर मंतर पर बैठेंगे नहीं, कहीं और जाए। जब उन्होंने एफआईआर दर्ज की और कंप्लेंट शुरू हुई जांच, तो उन्हीं से कहा गया आप सबूत लाओ कि जो जो आपने कहा है ये सब कुछ। मतलब एक पीड़ित पहले इल्जाम लगाए, फिर खुद ही साबित करे, और पुलिस बस खामोश तमाशाई बनी रहे, और या वो आरोपी को ही बचाने की कोशिश करे। दिल्ली पुलिस के ऊपर यही उंगलियां उठ रही हैं। एक पुरानी कहावत है कि लिफाफा देखकर मजमून भांप लेते हैं। ये कहावत है कि बस लिफाफा देख के पता चल जाता अंदर क्या क्या लिखा हुआ। आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, 1.5 महीने पहले से ही मुझे क्या, मेरी टीम, बल्कि देश में बाकी तमाम लोगों को भी एक अंदाजा था कि इस केस में दिल्ली पुलिस क्या करेगी। और इत्तेफाक से आज वो अंदाजा किसी का गलत नहीं निकला। 7 पहलवान, जिनमें 6 बालिग, 1 नाबालिग, इन्होंने 28 बल्कि ये 18 जनवरी से ये धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इन्होंने पहली बार 18 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये कहा था कि भारतीय कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह, जो एक बाहुबली नेता हैं, यूपी से हैं, इस वक्त एमपी हैं, सांसद हैं, और एक बार इनको टाटा के तहत दाऊद इब्राहिम के साथी होने के इल्जाम में जेल भी जाना पड़ा था। बहुत सारे केस भी हैं इनके ऊपर क्रिमिनल, लेकिन बाहुबली हैं। तो पहलवानों ने खुलकर नाम लिया और कहा कि इन्होंने न सिर्फ इन्हें डराया, धमकाया, बहुत सारी और चीज़ें की, लेकिन यौन शोषण भी किया। अब उनमें 6 बालिग और 1 नाबालिग। 3 लोग धरना प्रदर्शन के लिए बैठे। दिल्ली पुलिस से कहा कि भाई एफआईआर दर्ज करो। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया। तो पहलवानों का ये जो पूरी लड़ाई है, पहलवानों की जो सारी चीज़ें चल रही हैं, इसमें आगे आपको बताऊं उससे पहले एक कुकू एफएम एड बुक पर आपको याद होगा एक पहलवान का नाम, अभी जब मैं कहूँगा, अखाड़ा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगाट। फोगाट बहनें, इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी थी आमिर खान की। कैसे इस देश के सबसे मशहूर एक कोच, और फिर उस कोच ने न सिर्फ देश को एक से एक पहलवान दिए, बल्कि अपनी बेटियों को ट्रेन किया, उन्हें नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर ले गए। तो पूरी कहानी इन फोगाट सिस्टर के जो फादर हैं, तो अखाड़ा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगाट दिलचस्प है। कुकू एफएम ऐप पर जाएं और ऑडियो बुक पर आप इसको सुनें। इसके बाद ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। 23 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने इनकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया था। इधर मीडिया में कवरेज था। 28 अप्रैल को फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और कहा दिल्ली पुलिस से कि आप इनकी शिकायत सुनिए और इनकी एफआईआर दर्ज कीजिए। अब चूंकि देश की सबसे बड़ी अदालत का हुक्म था, मजबूरन बेमन से दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करना पड़ा। इसके बाद अब जांच के नाम पर तमाशा शुरू हुआ। बीच बीच में खबरें आती रही। अब दिल्ली पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की। एक, चूंकि इसमें एक नाबालिग थी तो उसका एफआईआर अलग दर्ज हुई और उसमें पॉक्सो एक्ट लगाया गया। पॉक्सो निर्भया के बाद ये एक बना था कि जो नाबालिग बच्चियां हैं जिनके साथ यौन शोषण हो, यौन उत्पीड़न हो, उसके लिए पॉक्सो। इसमें सख्ती ये है कि अगर पॉक्सो के तहत किसी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया तो उसमें जमानत की कोई उम्मीद नहीं है। लंबे वक्त तक आपको जमानत मिलेगी नहीं, आप जेल में रहेंगे। तो पॉक्सो से लोग इसीलिए डरते हैं। लेकिन ये अच्छा कानून है, पर इसका पालन ढंग से हो तब अच्छा है। तो एक एफआईआर पॉक्सो के तहत और 2 एफआईआर जो 6 बालिग पहलवान थी उनकी शिकायत पर, वो भी यौन शोषण का मामला। सामने कौन? भारतीय कुश्ती संघ यानी वर्ल्ड रेसलिंग जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण शरण सिंह। महीने भर जांच के नाम पर दिल्ली पुलिस ने यह किया कि इन्हीं पहलवानों से कहा कि अच्छा अब आप सबूत दीजिए, आपको कब छेड़ा, आपको कैसे छेड़ा, कहां पर छेड़ा, कैसे आपका शोषण किया, कोई तस्वीर है दीजिए, कोई वीडियो है दीजिए, कोई ऑडियो हो दीजिए। अब ये बताइए कि ये जो यौन शोषण और इन तरह की चीज़ें होती हैं, ये बाजार में, मॉल में, सड़क पर खुलेआम नहीं होती हैं। ये आमतौर पर बंद दरवाज़ों के अंदर होती हैं, ऑफिस के अंदर, घरों के अंदर, या किसी और जगह पर जहाँ पे लोग ना हो। तब ऐसी जगह पर कोई ऑडियो वीडियो का एविडेंस कैसे लाए? लेकिन दिल्ली पुलिस मांग रही है। पूरी उन्होंने जांच की। अब जांच करने के बाद दिल्ली पुलिस ने आज 2 अदालतों में दिल्ली की, क्योंकि 2 अलग अलग एफआईआर थी, एक पॉक्सो का था, मैं अपनी चार्जशीट दाखिल की, करीब 1500 पन्नों की चार्जशीट।
पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की पॉक्सो एक्ट के तहत, चूंकि एक नाबालिग बच्ची ने इल्जाम लगाया था ब्रिजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का, और इसी पे सबकी नजर थी। लेकिन जब चार्जशीट के पन्ने खुले तो वो 1.5 महीने वाली बात सच साबित हो गई कि लिफाफा देखकर ही मजमून का पता चल गया था 1.5 महीने पहले। जो दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करने को तैयार नहीं थी, फिर वो कैसी अपनी रिपोर्ट और जांच रिपोर्ट तैयार करेगी। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा कि पॉक्सो एक्ट के तहत उस नाबालिग पहलवान के खिलाफ यौन शोषण करने का मामला, उससे जुड़ा कोई सबूत नहीं मिला और उन्हें लगता है कि ये मामला गलत है। इसीलिए दिल्ली पुलिस चाहती है कि ये पॉक्सो एक्ट के तहत ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मुकदमा न चलाया जाए, बल्कि इस केस को क्लोज कर दिया जाए। इसके बाद दिल्ली पुलिस की एक प्रवक्ता पीआरओ आती है। इस बीच में आपको एक नई जानकारी दूं, एक लड़की ने बाकायदा 164 के तहत बयान दिया, पुलिस के सामने अपनी कंप्लेंट लिखाई, जो नाबालिग थी। फिर बाद में खबर आई, अभी तक वो रिकॉर्ड पर नहीं है, लेकिन खबर आई कि उस बच्ची के पिता के हवाले से कहीं से, अभी तक लेकिन कैमरे पे कहीं नहीं है, कि उन्होंने ये यौन शोषण का इल्ज़ाम जो ब्रिजभूषण के खिलाफ लगाया था वो वापस ले लिया। उनकी बच्ची के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब ये रिकॉर्ड पर नहीं है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने आज दलील दी कि बच्ची के बाप के कहने पर, और चूंकि इससे जुड़े हुए कोई सबूत नहीं मिले, इसलिए ये पॉक्सो एक्ट उनके खिलाफ नहीं लगना चाहिए और ये केस क्लोज कर देना चाहिए। अब दिल्ली पुलिस का काम है तफ्तीश करना, केस को अंजाम तक पहुंचाना, लेकिन दिल्ली पुलिस ही कह रही है हमें कोई सबूत नहीं मिले। ऐसे अनगिनत केस हैं जिसमें दिल्ली पुलिस ने बेगुनाहों को पकड़कर तो फंसा दिया, जेल से सजा भी दिलवा दी निचली अदालत से, लेकिन फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया और दिल्ली पुलिस की फटकार भी लगी। लेकिन यहां तमाम सारी चीजें सामने और दिल्ली पुलिस खुद ही क्लीन चिट देने की गुहार लगा रही है। तो अब दिल्ली पुलिस ने ये दे दी और इससे एक बहुत बड़ी राहत मिल गई ब्रिजभूषण शरण सिंह को। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर वो जेल जाते तो सिर्फ पॉक्सो में ही जाते, और पॉक्सो के बारे में खुद दिल्ली पुलिस ने आगे बढ़कर कह दिया है कि भाई ये केस बनता नहीं है, क्लोज कर दीजिए। तो एक ताकतवर नेता जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की हिम्मत नहीं कर रही थी दिल्ली पुलिस, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर करना पड़ा और अब खुद ही उसको क्लीन चिट दे दी। अभी दूसरी अदालत में भी चलेंगे, लेकिन इस पहले केस को खत्म करते हैं। तो अब क्या पॉक्सो एक्ट वाला मामला खत्म? तो कानून ये कहता है कि चूंकि चार्जशीट दाखिल की है, चार्जशीट मतलब आरोप पत्र जो उसके खिलाफ लगाए गए, अब अगर अदालत के सामने उस चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने यह भी लिखा होगा कि उन्होंने क्या क्या किया, किन किन लोगों से बात की, कौन कौन से सबूत कलेक्ट किए, जिससे वो उसको कह रहे हैं कि ये बेगुनाह है या फिर पॉक्सो नहीं बनता है। जैसे किसी को गुनहगार साबित करने के लिए भी सबूत देना होता है, तो बेगुनाह साबित करने के लिए भी आपको कन्विंस करना पड़ता है। तो अब ये अदालत के ऊपर है कि उन सबूतों को, जिन सबूतों को आधार बनाकर दिल्ली पुलिस ने पॉक्सो एक्ट से ब्रिजभूषण शरण सिंह को बरी करने की अर्जी लगाई है, तो अदालत देखेगी कि क्या वो सबूत सफिशिएंट हैं, काफ़ी हैं। उसे लगता है कि हाँ, इसमें ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है, तो अदालत दिल्ली पुलिस की इस आरोप पत्र को मान लेगी और केस क्लोज। लेकिन अदालत को अगर लगता है कि दिल्ली पुलिस ने जो जो तफ्तीश की उसमें कहीं कमी है, कुछ कुछ चीज़ें उन्होंने छोड़ दिया, तो जानबूझकर या अनजाने में, या फिर ये जो भी इन्होंने अभी रखा है इसमें ही इतना दम है कि इसके आधार पर ही पॉक्सो का मामला बनना चाहिए ब्रिजभूषण के खिलाफ, तो फिर वो दिल्ली पुलिस की अर्जी को खारिज कर दिल्ली पुलिस को हुक्म दे सकती है कि आप पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करके केस की जो आगे चल के सुनवाई होगी उसकी तैयारी कीजिए। और ऐसा हो चुका है। आपको याद है आरुषि केस में मैंने आपको बताया था कि जब गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट में खुद सीबीआई ने एक क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी थी कि आरुषि हत्याकांड में कोई भी सबूत नहीं मिला, कातिल कौन है, शक माँ बाप पर है। लेकिन अदालत ने उस चार्जशीट को पढ़ने के बाद लगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे माँ बाप के खिलाफ ट्रायल शुरू हो सकता है, और इसी के बाद सीबीआई ने उस क्लोजर रिपोर्ट को चार्जशीट में तब्दील कर दिया और कहा कि यही चार्जशीट है, अब आप मुकदमे की कार्रवाई शुरू होगी। और फिर उन दोनों के खिलाफ मुकदमा चला और सीबीआई की लोअर कोर्ट ने उन दोनों को उम्र कैद की सजा भी दे दी। हालांकि अलग बात है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाद में दोनों को बरी कर दिया और अब भी दोनों आज़ाद हैं। तो यहाँ भी ये हो सकता है कि इस चार्जशीट को अदालत या तो पूरी तरह से पलट दे या फिर दिल्ली पुलिस की अर्जी मान ले और ये केस खत्म। पहली चार्जशीट तो ये थी जो आज दाखिल की गई। इसके कुछ देर के बाद ही अब दिल्ली पुलिस की टीम पटियाला हाउस कोर्ट से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचती है। ये एमपी एमएलए कोर्ट है, खासतौर पर एमपी और एमएलए नाम से जैसा आप जानते हैं उनसे रिलेटेड केस। वहां पहुंची अब उन 6 बालिग पहलवानों के जो इल्जाम थे उसको लेकर। वहां जाने के बाद दिल्ली पुलिस को लगा कि एक जगह तो उन्होंने थोड़ी बहुत ये कर दी है, कुछ थोड़ी इज्जत बचाई जाए, और उसी इज्जत बचाने के चक्कर में या फिर कुछ और हो, वहां पे क्लीन चिट देने की कम से कम अर्जी नहीं लगाई। और दिल्ली पुलिस ने कहा कि शुरुआती जो जांच की है उन्होंने, उसमें यौन शोषण के मामलों की पुष्टि होती है, कंफर्मेशन होता है, और इसीलिए
जो बृजभूषण शरण सिंह हैं, इनके खिलाफ आईपीसी सेक्शन की 5 अलग अलग धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए। ये दूसरा, एक ही दिन के अंदर जो चार्जशीट दाखिल हुई। नाबालिग के मामले में क्लीन चिट। अब बालिग के मामले में दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कहा कि 5 धाराएं इनके ऊपर लगती है शुरुआती जांच के बाद, और यौन शोषण की जो आरोप है वो कहीं ना कहीं सही नजर आते हैं। लेकिन इसके आगे जो खेल हुआ वो देखिए आप। जो धाराएं लगाई गई उनमें से एक आईपीसी 354, भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड आईपीसी 354 कहता है कि किसी महिला की गरिमा या इज्जत को चोट पहुंचाना या उसका यौन शोषण करना, ये है। और इसके तहत जो सजा है वो 1 साल से लेकर 5 साल तक है, और ये नॉन बेलेबल है, यानी कि गैर जमानती। तो पहला सेक्शन 354 लगाया। दूसरा सेक्शन लगाया 354A। 354A कहता है कि किसी महिला को गलत तरीके से या गलत जगह पर छूना, टच करना और फिर उसका यौन उत्पीड़न करना, इसमें भी 3 साल तक की सजा है, 1 साल से लेकर 3 साल तक की सजा। लेकिन ये एक जमानती जुर्म है, मतलब इसमें आपको जमानत मिल जाएगी फौरन। तीसरा सेक्शन लगाया 354D 354D, किसी महिला का पीछा करना, उसको फॉलो करना, उस पर नजर रखना, उसके मना करने के बावजूद भी उसको कांटेक्ट करना, यानी कि जैसे फोन करना, मैसेजेस करना, तो ये सारी चीजें 354D में आता है। इसके लिए जो सजा है वो 3 साल तक, 1 से 3 साल तक, और ये भी जमानती है। इसके अलावा एक सेक्शन लगाया 506 ये कहता है कि किसी को धमकी देना, धमकाना और उस धमका कर कोई जुर्म कराना, उसके लिए इसमें मैक्सिमम सजा जो है वो 2 साल की है, ये भी जमानती है। और एक धारा 109, किसी को किसी अपराध के लिए उकसाना, ये एक और सेक्रेटरी हैं भारतीय कुश्ती संघ के, उनके खिलाफ भी लगाया गया है। तो ये 5 धाराएं हैं। अब इन 5 धाराओं की खासियत है, खासियत ये है कि इनमें से कोई भी धारा के तहत अगर कोई वो कन्विक्ट होते भी है तो 5 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं है। एक ही है जिसमें 5 साल और एक ही है जो नॉन अवेलेबल है, वो है 354। तो 7 साल से नीचे है, 5 साल से कम है। इसका मतलब क्या हुआ? तो कानूनी जुबान में इसका मतलब ये हुआ कि इसमें बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। वैसे भी जिस केस में कानून कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है कि अगर ट्रायल, जैसे आपने एफआईआर दर्ज की और जांच कर रहे हैं, अगर आपने जांच के दौरान अरेस्ट कर लिया तो ठीक, लेकिन आपने पूरी जांच के दौरान आपने गिरफ्तार नहीं किया किसी को, और फिर 90 दिन के अंदर अंदर ये जो भी आपकी मियाद है, यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस था कि 1 महीने में रिपोर्ट दो, तो 1 महीने के अंदर अगर रिपोर्ट दे दी, अब चार्जशीट दाखिल कर दी और ये कंप्लीट चार्जशीट है और आपने पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान अरेस्ट नहीं किया, तो फिर चार्जशीट दाखिल करने के बाद भी जब तक अब कोर्ट का फैसला नहीं आ जाएगा, आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो यहाँ बृजभूषण शरण सिंह अब गिरफ्तारी से बच गए। बस उनको करना यह है कि चूंकि इसमें एक बेलेबल ऑफेंस है, बाकी नॉन बेलेबल, तो किसी भी कोर्ट में जाएंगे और कहेंगे कि ये मेरे खिलाफ है, मुझे एक अग्रिम जमानत दे दी जाए, और बहुत आसानी से उनको जमानत मिल जाएगी क्योंकि वो गिरफ्तार नहीं होंगे। तो 5 धाराएं लपेटी, लेकिन ऐसे कि लपेटा भी और बचा भी ले गए, गिरफ्तार होंगे नहीं। पॉक्सो एक्ट जो सबसे कड़ा था उससे तो बाहर ही कर दिया। तो खेल यूं हुआ है। अब यहां सवाल यह है कि पॉक्सो एक्ट ऐसा है, मैंने अपने खुद क्राइम रिपोर्टिंग में बहुत सारे ऐसे केस कवर किए कि किसी अगर नाबालिग और उसके घर वालों ने इल्ज़ाम लगाया कि उनकी बच्ची के साथ ऐसे यौन शोषण हुआ है, तो इधर एफआईआर लिखी गई, उधर आरोपी गिरफ्तार, और उसके बाद फिर आगे की कवायद होती है। यहां 1.5 महीने पहले यानी कि 28 अप्रैल को एफआईआर दर्ज हुई और एक एफआईआर पॉक्सो में दर्ज हुई, उसके बावजूद कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तो अमीरों और ताकतवर लोगों के लिए पॉक्सो अलग है, गरीबों और आम लोगों के लिए अलग है, कम से कम इससे ही पता चलता है। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई, लेकिन क्या पहलवानों की लड़ाई खत्म हो गई और क्या यही है ये मैं आपको आगे बताऊं उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज रिटायर्ड 2018 में रिटायर किया, 2018 यानी कि करीब 5 साल पहले, जस्टिस मदन बी लोकुर इनका नाम है। इन्होंने अभी एक जगह कहा है, जस्टिस मदन बी लोकुर ने, इसी पूरे मामले में इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की भी गलती है। उन्होंने कहा कि जब पहलवान आए थे कि एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया दिल्ली पुलिस के कि आप एफआईआर दर्ज कीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस को इस मामले में घसीटना चाहिए था कि उन्होंने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की, जबकि ये लीगल राइट था इन पहलवानों का। तो उन्होंने दिल्ली पुलिस को सिर्फ हुक्म दे दिया एफआईआर दर्ज करो और दिल्ली पुलिस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। पहली चीज उन्होंने कही, खुद सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज है, 5 साल पुराने। उन्होंने कहा दूसरा, जब पहलवानों के साथ ये हो चुका और अब सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एफआईआर दर्ज हो रही है,
तो इसका मतलब है दिल्ली पुलिस की मंशा और नीयत पहले दिन से ही साफ थी। तो फिर उसकी नीयत पर और उसके ऊपर छोड़ कैसे दिया? इस मामले में खुद सुप्रीम कोर्ट को अपनी निगरानी में एक इंक्वायरी बैठानी चाहिए थी। जो भी जांच करता, लेकिन वो रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट को करता तो उससे सच्चाई सामने आती। तो उन्होंने कहा एक तो ये गलत हुआ। सबसे उन्होंने जो इंपॉर्टेंट बात कही वो ये, इस पूरे केस में दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से जांच की, ऐसा लगता है कि वो आरोपियों को गुनहगार और गुनहगार को बेकसूर साबित करने की कोशिश में ही पहले दिन से लगी हुई थी। उन्होंने कहा कि जब एक माइनर जो पॉक्सो के तहत जिससे अपना बयान दर्ज किया, उसका पूरा बयान हो गया, लंबा चौड़ा पुलिस में स्टेटमेंट हो गया, इसके बावजूद उससे बार बार पूछना, उससे बार बार बयान की बात करना, ये एक तरह से और भी उत्पीड़न का मामला है और ये अपने आप में सीरियस है। पहलवानों से ये कहना कि आप खुद मुझे ऑडियो या वीडियो या फिर इस तरह के फोटोग्राफ्स एविडेंस के तौर पर दीजिए, ये भी गलत है, क्योंकि उनका कहना था कि यौन शोषण और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं घरों के अंदर, चारदीवारी के अंदर होती हैं, सड़क, बाजार, मॉल, इन सब जगहों पे नहीं होती, तो ऐसी जगह पर वो कहाँ से लेकर आए, ये भी उनका कहना था। उन्होंने ये भी कहा कि अभी हाल में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा था कि 15 जून तक पूरी जांच हो जाएगी और रिपोर्ट आ जाएगी, और आज 15 ही जून था। तो उन्होंने बड़ा गंभीर सवाल उठाया कि केस की जब जांच होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, तो सिर्फ उस केस के इन्वेस्टिगेटिंग अफसर यानी कि आईओ यानी कि जांच अधिकारी को ही पता चलता है कि उसकी जांच किस मकाम पर पहुंची है, कब वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। बहुत ज्यादा होगा वो अपने सीनियर अफसर या फिर पुलिस कमिश्नर को इसकी रिपोर्ट के बारे में जानकारी देगा। खेल मंत्री तक ये जानकारी कैसे आई? इसका मतलब है कि पर्दे के पीछे कुछ खेल हो रहा है। और उन्होंने कहा कि यहां तक कि जांच पर सुप्रीम कोर्ट तक भी अगर कोई जांच चल रही है तो उसमें दखल नहीं दे सकती। हाँ, जांच कंप्लीट होने के बाद उस रिपोर्ट पर वो अपनी राय दे सकती है। तो यहाँ एक मंत्री भी जांच के बारे में बयान दे रहे हैं कि 15 जून, और इत्तेफाक से देखिए आज 15 ही जून है, आज ही चार्जशीट दाखिल हुई। तो उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें भी इशारा कर रही हैं जो कि गलत है। 2018 में रिटायर हुए जस्टिस मदन बी लोकुरकर ने ये बात कही। अब आइए कि इस चार्जशीट के बाद इस केस का क्या होगा। तो ऐसा नहीं है कि पहलवान हार गए, ऐसा भी नहीं, केस खत्म। अब कानूनी लड़ाई ये है कि दोनों चार्जशीट दाखिल हो गई। अब पहली चार्जशीट की बात करते हैं जो पॉक्सो एक्ट हटा दिया गया, दिल्ली पुलिस ने कहा हटाने के लिए। चार्जशीट, ये पहले भी मैंने आपको बताया, आरोप पत्र जब पुलिस अपनी जांच के बाद दाखिल करती है तो फाइनल नहीं होता है। अब अदालत ये देखेगी दिल्ली पुलिस की उस चार्जशीट में क्या क्या सबूत है जिनके आधार पर दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि पॉक्सो एक्ट हटा दिया जाए, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अगर अदालत को लगता है कि हाँ इसमें कोई सबूत नहीं है तो फिर इस चार्जशीट पर अदालत मुहर लगा देगी और दिल्ली पुलिस की जो बात है वह सच होगी और दिल्ली पुलिस की जीत हो जाएगी और बृजभूषण शरण सिंह पॉक्सो से बच जाएंगे। लेकिन अगर दिल्ली पुलिस की इस चार्जशीट पर अदालत को शक होता है तो इसी चार्जशीट को वो पलट कर कहेगी कि हम उसको क्लीन चिट नहीं देंगे, बल्कि उसके खिलाफ कई सबूत हैं पॉक्सो के तहत मुकदमा चलाने का, तो अब आप उन्हीं को आप चार्जशीट में तब्दील कीजिए और बाकी चीज़ें कर दीजिए। तो आखिरी लड़ाई 22 जून को होगी। 22 जून को इस चार्जशीट पर सुनवाई होनी है। तो पॉक्सो का भी हटने या फिर लगने का फैसला आखिरी दिल्ली पुलिस के बाद अब कोर्ट के हाथ में है। देखना यह है कि पटियाला हाउस कोर्ट का क्या फैसला आता है। दूसरा, जो रोज एवेन्यू कोर्ट में जो 5 सेक्शन के तहत 6 पहलवानों की शिकायत पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण का मामला दर्ज हुआ है, उसमें भी सेम यही होगा। वहां भी ये 5 सेक्शन है। अदालत ये तय करेगी कि ये सेक्शन कमजोर है या मजबूत है, या ये सेक्शन कम है या ज्यादा है। तो इन धाराओं को बढ़ा सकती है, इन धाराओं को घटा सकती है, इन धाराओं में कुछ सख्त धाराएं जोड़ सकती है, कुछ सख्त धाराओं को कम कर सकती है। तो ये भी अदालत के हाथ में है। तो अब दोनों चार्जशीट पर अदालत में बहस होगी और उस बहस के बाद आखिरी फैसला होगा। लेकिन जहां तक पहलवानों की बात है, उनका कहना है कि उन्हें तो शुरू से पता था कि दिल्ली पुलिस की नीयत क्या है, उनकी मंशा क्या है। तो उन्हें दिल्ली पुलिस से कुछ ऐसी ही जांच रिपोर्ट की उम्मीद थी। तो आने वाले वक्त में ये केस किस रुख जाएगा, क्या करवट लेगा, क्या कुछ होगा, पहलवानों की अगली प्लानिंग क्या होगी, कोर्ट का रुख क्या होगा, इसमें जो भी होगा सारे अपडेट मैं आप तक जरूर रखूंगा। और ये कहानी मैंने आपको पहले भी एक बार डिटेल में सुनाई थी, पर आज चूंकि इस कहानी की चर्चा भी है तो इसीलिए आज आपको ये डिटेल चार्जशीट के बारे में जानकारी देना जरूरी था। इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।